मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रीता जैन है और मैं गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हूँ। मैंने आज आप लोगों के लिए एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए एक लेक्चर तैयार किया है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग और उसमें मैंने ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। मैंने पार्ट 2 बनाया है इसका। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मूल्य निर्धारण क्या होता है, कैसे मूल्य निर्धारण क्यों किया जाता है, किस लिए जरूरी है, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है बताया था। और इस सेकंड पार्ट में आपको मैं आज बताऊंगी कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है, इंटरनेशनल व्यापार जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं जिससे कि मूल्य निर्धारण किया जा सके। क्योंकि जो अपना व्यापार होता है, घरेलू व्यापार होता है, उसमें मूल्य निर्धारण करना तो इजी होता है। उसमें भी हालांकि दिक्कतें तो आती है, लागतों के आधार पर किया जाता है, बट जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसमें प्रतिस्पर्धाएं इतनी होती है क्योंकि उनको अपने स्वयं के देश से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और इतने सारे देश हैं, उन सारे देशों से भी उनको क्या करनी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो इन सारी प्रतिस्पर्धाओं को ध्यान में रखते हुए जो है मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है मैं आज आपको बताऊंगी। तो अंतरराष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण की जो विधि है, इसमें सबसे पहला मेथड आता है मूल्य निर्धारण करने का। सबसे पहला विधि है लागत आधारित मूल्य निर्धारण। नोट कर लेंगे पॉइंट्स को आप लोग। लागत आधारित मूल्य निर्धारण। लागत मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, लागत आधारित मूल्य निर्धारण। यहाँ पर लागत आधारित लिखा है, मतलब कि लागतों को ध्यान में रखते हुए इसका क्या किया जाता है, मूल्य निर्धारण किया जाता है। अब लागत किसे कहते हैं, तो लागत तो आप सभी जानते हैं कि माल को बनाने में या किसी वस्तु को बनाने में जो उसमें खर्च किए जाते हैं, वो सारी चीजें इसकी क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। अब लागत में लाभ को जोड़ करके उसका क्या किया जाता है, मूल्य निर्धारण किया जाता है। उसी को बोलते हैं लागत आधारित मूल्य निर्धारण। देखिए, लेकिन ये भी लागत आधारित मूल्य निर्धारण करना तो देखा जाए तो सरल है, बहुत आसान है। जनरली इसी तरीकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसी की क्या है, लोकप्रियता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, मूल्य में एक स्थिरता बनी रहती है। और साथ ही साथ इसमें 2 प्रकार की लागतें आती है। अपन जानते हैं 2 प्रकार की लागत कौन कौन सी है। एक तो होती है परिवर्तनशील लागत और दूसरी होती है स्थिर लागत। परिवर्तनशील लागत में आती है आपका प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष सामग्री, और क्या हो जाएगा, जैसे कच्चा माल हो गया, उसी को अपन सामग्री बोलेंगे, और श्रम हो गया और प्रत्यक्ष व्यय। ये सारी चीजें परिवर्तनशील लागत है, वो जोड़ के प्लस स्थिर लागत। स्थिर लागत में आपका आ जाएगा जैसे ह्रास हो गया, किराया हो गया, ब्याज हो गया, है ना। जो अप्रत्यक्ष लागतें होती हैं, वो दोनों को जोड़ करके क्या आ जाएगा अपना लागत। तो इसकी गणना करना क्या है, आसान है, और एक निश्चित दर से लाभ भी फिक्स रहता है कि हाँ, हमारा मार्जिन जो है वो 10% है, 20% है, या अपने को 25 रखना है। ये अपन एक निश्चित करके आसानी से लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन लाभ को देखते हुए इसकी कुछ हानि भी है, इसमें कुछ कठिनाई भी होती है कि लागत की गणना करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और कई बार मूल्य निर्धारण करने में लोचशील भी नहीं रहता। और क्या होती है, कंपनी जो है वो प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाती है, पिछड़ जाती है। और कुछ ऐसे अवसर रहते हैं जो उनके हाथ से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, अपने उत्पाद को, मैंने कल आपको एक वर्ड यूज किया था, मलाई उतारना। कई लोग क्या करते हैं, अपनी मलाई उतारने के लिए क्या करते हैं, मार्केट में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण से वो वस्तु का मूल्य क्या करते हैं, कम रखते हैं। और इस प्रकार से जो है वो ऐसा फिर अगर कोई अपन लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण करेगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो इसमें निर्धारण करने में कुछ क्या है, दिक्कतें भी है। तो फिर अपन सेकंड विधि देखते हैं इसका। हो सकता है फर्स्ट मेथड जो है वो उसमें कुछ दोष है, तो उन दोष को दूर करते हुए सेकंड मेथड भी है अपने पास। और मेथड है जिसमें है बाजार दशाओं पर आधारित मूल्य निर्धारण। बाजार दशाओं पर
आधारित बाजार दशाओं पर आधारित मूल्य निर्धारण। इसका मतलब ये है कि बाजार की दशाओं को, मार्केट को देखते हुए उसका क्या करते हैं, मूल्य निर्धारण पहले ज्ञात कर लेते हैं कि बाजार में लोग उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदेंगे। पहले ये मालूम करना पड़ता है कि जिस मूल्य पर बाजार में क्या है, माल वो बेच सकते हैं। भाई जैसे कोई पेन है या कोई वस्तु है, अपन उसको मान लो 10 रुपए में बेच रहे हैं, बट उपभोक्ता उसको 10 रुपए में नहीं खरीदना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये वस्तु हमको कितने में मिल जाए, 4 रुपए में मिल जाए या 5 रुपए में मिल जाए। तो इस प्रकार से उपभोक्ता किस मूल्य पर उस वस्तु को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। ये सारी दशाओं को देखते हुए और साथ ही साथ उसमें लागतों को भी क्या किया जाएगा, ध्यान में रखते हुए बाजार में प्रचलित मूल्य पर क्या किया जाएगा, थोड़ा बहुत लाभ कमाकर वस्तु को क्या किया जाएगा, अपना बेचा जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। यदि ऐसा भी हो सकता है कि निर्यात को मतलब बाजार में हमको प्रवेश करना है, इसीलिए हम उसका मूल्य कम रखें, ये सारी चीजों का वो क्या है, ध्यान नहीं रखेगा। मतलब बाजार क्या सहन कर सकता है, अपन ये ध्यान रखेंगे। नाम से स्पष्ट है, बाजार की दशाओं पर आधारित, मतलब बाजार में क्या सहन कर सकता है, बाजार में कौन सा मूल्य जो है वो सहन करने योग्य है, उसके आधार पर क्या है, मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। देखिए इसमें क्या लाभ हो सकता है, तो इसमें बाजार की जो स्थिति वो क्या बनी रहेगी, लोचदार बनी रहेगी। अगर ऐसा लगता है व्यापारी को कि उत्पादकों को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो ज्यादा मूल्य पर बिक सकता है, तो उसको ज्यादा मूल्य पर भी क्या करके बेच के अपना लाभ कमा सकता है। इसके बाद इसमें भी लाभ के साथ तो दोष होता ही है। इस आधार पर अगर अपन मूल्य का निर्धारण करेंगे तो इसमें ये दोष है कि इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि उपभोक्ता किस मूल्य पर खरीदेगा, ये जानना थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसके बाद अपन थर्ड देखते हैं कि थर्ड कौन सा मेथड है। थर्ड मेथड है प्रतियोगिताओं का अनुसरण करना। प्रतियोगिताओं का अनुसरण करना। इसका मतलब ये है बाजार में जो कंपटीशन है उसको क्या करना, फॉलो अप करना, फॉलोइंग द कंपटीशन। कुछ फर्में क्या करती है, अपने उत्पाद का वही मूल्य निर्धारित करती है जो दूसरे प्रतियोगी हैं, दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर है, जिसको बाजार का अपन मार्केट का जो लीडर बोलते हैं, जो मूल्य वो वसूल करता है उसका लीडर, वही मूल्य पर क्या करती है, या उनसे बराबर या थोड़ा सा कम ज्यादा करके 19-20 करके या उन्हीं के आधार पर क्या करती है, मूल्य को रखती है। अभी इसमें से कौन सा मूल्य रखा जाए, ये बाजार की मतलब क्वालिटी है, उनके उत्पादों की क्वालिटी है, उनकी ख्याति है, उस पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब इससे देखिए क्या लाभ हो सकता है इस प्रकार से मूल्य निर्धारण करने में। गणना करने की बहुत सरल विधि है ये, क्योंकि इसमें तो ना तो लागत निकालने का झंझट है और अपने को ना तो वस्तु की मांग जानने का झंझट है। सीधा प्रतियोगी जो व्यापारी है वो जो मूल्य रख रहा है वही मूल्य आप भी रख दो, सिंपल है। ठीक, तो ये मेथड क्या है, सरल है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसमें कठिनाइयां भी आती है। जैसे कि क्या है, जो लागत तत्व को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उनको क्या उठाना पड़ेगा, हानि उठाना पड़ेगा। कल मैंने आपको 3 तत्व समझाए थे, आपको ध्यान में होगा तो एक लागत तत्व आता है जिसमें सबसे मूल्य निर्धारण करने में लागत तत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बिना लागतों को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यापारी अपना मूल्य का निर्धारण नहीं करता है, तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें अब लागत को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो ये इसके क्या है, दोष है। और जो प्रवेश दिया जा रहा है, हमारा उद्देश्य जैसे बाजार में प्रवेश करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक जो है वो जमा हो जाएगा और अपन अपनी क्षमता के अनुसार उसको क्या है, बेच नहीं पाएंगे। क्योंकि हो सकता है जो मूल्य निर्धारण जो नेता ने किया है, जो लीडर ने जो मूल्य निर्धारण किया है वो गलत कारणों से मूल्य उसका निर्धारण कर रहा है, जानबूझ के मूल्य कम रख रहा है या जानबूझ के मूल्य क्या कर रहा है, ज्यादा रख रहा है डंपिंग करने के उद्देश्य से। मैं आपको आगे बताऊंगी कि डंपिंग क्या होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें क्या है, कुछ दोष भी है, पर फिर भी ये मूल्य निर्धारण करने का एक मेथड है। इसके बाद चौथा मेथड देखेंगे, बातचीत से ठहराए गए मूल्य। ये क्या होता है,
बातचीत से ठहराए गए मूल्य, बातचीत से ठहराए गए, बातचीत से ठहराए गए मूल्य मतलब निगोशिएबल करके, निगोशिएटेड प्राइस बोलते हैं। विदेश में जैसे क्या होता है, कोई कारखाना लगा के आपस में क्या कर ले, अनुबंध कर ले, आपस में बातचीत करके क्या कर ले, तय कर ले कि हम आपको इतनी मात्रा में माल देंगे। और जनरली यही विधि से क्या करते हैं, बातचीत करके उसका रेट जो है वो फिक्स कर देते हैं। विदेशों में जब माल भेजा जाता है ना, तो सरकार क्या करती है, आपस में बातचीत करके, जैसे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने भी कई देशों में जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो कई देशों में विजिट किया, उन्होंने कई देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ क्या किया, आपस में बातचीत करके कई चीजों का रेट उन्होंने क्या किया था, फिक्स किया था, कम किया था और बड़ी मात्रा में माल का निर्यात किया और आयात किया, ऐसे अदला बदली करके। तो यही है बातचीत से ठहराए गए क्या है, ये मूल्य है। इसमें क्या होता है, अपने को क्या फायदा है अब इससे फायदा ये है कि जो मूल्य है, निर्यातक और आयातक इससे दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन हो जाता है दोनों को। और जो निर्यातक है अपनी सभी लागतों व लाभ की मात्रा को क्या करते हैं, ध्यान में रखता है और थोड़े से पैसों के लिए जो है किसी भी बड़े सौदे को फिर क्या है, हाथ से जाने नहीं देता। चलो हाँ भाई, थोड़ा सा 2-4 रुपए ये कम कर दिए, ये भी खुश वो भी खुश, दोनों खुश होकर के क्या कर देते हैं, आपस में सहमति करके जो है सौदा क्या कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। लेकिन लाभ है तो दोस्त होगा ही। तो इसमें ये दोष है कि कुछ जो निर्यातक होते हैं वो इसकी क्या करते हैं, कमजोरी होती है ना, उसका फायदा उठा के क्या करते हैं, माल का उनको उचित मूल्य न मिल सके, इसलिए भी ये क्या है, गलत तरीके से उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसके बाद 5th मेथड आता है उपभोक्ता द्वारा निर्धारित मूल्य। देखो, उपभोक्ता भी कम नहीं होता, उपभोक्ता भी बाजार का मूल्य क्या करता है, निर्धारित करता है। तो उपभोक्ता द्वारा निर्धारित मूल्य। अब देखते हैं उपभोक्ता किस प्रकार से मूल्य निर्धारण करता है। उपभोक्ता जो है इस विधि में क्या करते हैं कि जो विदेश का जो क्रेता है ना, वो जिस मूल्य पर माल खरीदेगा, तो विक्रेता को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वह उस मूल्य पर माल की आपूर्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब यह निर्णय करने के लिए विक्रेता क्या करेगा, अपनी लागत को देखेगा, अपनी ब्रेक इवन पॉइंट को देखेगा। बीईपी आप जानते ही होंगे, सम विच्छेद बिंदु जिसको बोलते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी लागत के आधार पर क्या करेगा, मूल्य का निर्धारण करेगा। इसमें क्या होता है लाभ, जो माल खरीदने वाले हैं वो मूल्य देने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वो निर्यातक को क्या चल जाता है, पता चल जाता है और उस हिसाब से वो क्या करता है, निर्णय लेता है कि इस मूल्य पर उसको स्वीकार करेगा या नहीं। तो इसमें भी मूल्य स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, इसलिए इसमें जो है घाटा होने की संभावना भी क्या होती है, नहीं रहती है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि अपना स्टॉक जमा हो गया है, तो अपन उसको क्या करते हैं, कम मूल्य पर भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है मूल्य निर्धारण करने का। और लेकिन इसमें भी कुछ दोष है, इसमें ये रहते हैं कि अपन कंपटीशन नहीं कर सकते। कंपटीशन करने का क्या है, कोई गुंजाइश इसमें नहीं रहता है। तो ये था मूल्य निर्धारण की विधियां। ये 5 मेथड से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। बहुत ही सरल विधि है, नाम से सारे मेथड स्पष्ट हो रहे हैं। लागत आधारित मूल्य निर्धारण, बाजार की दशाओं के आधार पर प्रतियोगिता का अनुसरण करते हुए बातचीत से ठहराए गए मूल्य, उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित मूल्य, ये 5 मेथड से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे जब कोई निर्यातक विदेश बाजार में प्रवेश करता है तो उसे निर्णय लेना होता है कि वो अपना जो उत्पाद है या सेवा है उसको किस मूल्य पर बेचेगा, अपने प्रोडक्ट को किस मूल्य पर बेचेगा। तो सबसे पहले वो कौन कौन से कदम उठाएगा, बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सोच समझ के क्या करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, इसको नोट कर लेंगे आप। मूल्य निर्धारण के स्टेप बता रही हूँ, स्टेप इन प्राइसिंग। मूल्य
निर्धारण के कदम, इस तरह से प्राइस। सबसे पहले देखिए, जो अपना जो मार्केट होता है घरेलू मार्केट, उसमें इतना ज्यादा अपने को स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन सामान्य तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, देश विदेश के जो है यहाँ पर क्रेता विक्रेता निर्यातक आयातक है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप होगा उनको मूल्य निर्धारण के उद्देश्य को जानना। सबसे पहले मूल्य निर्धारण के, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था मूल्य निर्धारण का उद्देश्य, अगर आपको याद होगा तो मूल्य निर्धारण के उद्देश्य। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य क्या हो सकता है, मूल्य निर्धारण क्यों करते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे किसी का उद्देश्य होता है कि हमको विदेशी बाजार में क्या करना है, एंटर करना है, प्रवेश करना है, या हमको प्रतिस्पर्धा से क्या करना है, मुकाबला करना है, या फिर हमको क्या करना है, नए जो प्रतियोगी आ रहे हैं उनके प्रवेश को रोकना है, या हमको बाजार में मलाई उतारना है, या फिर हमारे जो स्टॉक जो है बढ़े हुए मूल्य पर है उसको विदेशों में खपाना है। तो इस प्रकार से अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को मूल्य निर्धारण करने का हमारा क्या उद्देश्य है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तय करना पड़ेगा। जैसे क्या हो सकता है कि बाजार में प्रवेश करना है अपने को, है ना, तो अपना जो बाजार अंश जो बढ़ाने का है, जो मूल्य को सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, ताकि अपन आसानी से क्या कर सके, मार्केट में एंटर कर सके। अपनी क्षमता के अनुसार क्या है, अपनी जो स्टॉक है उसको क्या कर सके, खपा सके अपनी क्वालिटी के आधार पर। सबसे पहले क्या तय करना है अपने को, उद्देश्य अपने को अपना जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले उसको डिफाइन करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप अपने को लेना है बाजार की विशेषताओं का विश्लेषण करना। सेकेंड अपने को क्या करना पड़ेगा, बाजार की विशेषताओं का बाजार की विशेषताओं का क्या करना, विश्लेषण करना। बाजार की विशेषताएं मतलब उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद अपना अगला कदम है बाजार की विशेषताओं को क्या करना, जानना। मतलब प्रतिस्पर्धा किस प्रकार के हैं, वहाँ मांग कितनी है वस्तुओं की, और वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, क्योंकि वहाँ की कल्चर के हिसाब से क्या करेंगे अपन अपने प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। वहाँ के मध्यस्थ कितने हैं, मीडिएटर कितने हैं, और पेमेंट मेथड जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कि क्या कौन कौन से मेथड से क्या कर सकते हैं अपन पेमेंट कर सकते हैं, और क्रेडिट लेने की क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो है ना। ये सारी चीजें क्या करना है अपने को पहले जानना है कि बाजार कैसा है वहाँ का, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है कि नहीं है, जो निर्यातक को मूल्य जो है मूल्य को कम ज्यादा कर सकता है कि नहीं। जैसे क्या हो गया, मान लो मूंगफली है ना, मूंगफली का तेल अगर महंगा है तो उपभोक्ता क्या करेंगे, सोयाबीन के तेल का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या करना है, बाजार की विशेषता को क्या करना है अपने को जानना है, ताकि मूल्य का निर्धारण अपन आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद दो स्टेप आपको आ गया समझ में, पहले उद्देश्य को परिभाषित करेंगे, फिर बाजार की विशेषताओं का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में देखेंगे लागत की गणना करना। लागत की गणना करना क्या है, क्यों जरूरी है, ताकि मूल्य निर्धारण कर सके। अभी मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बताया है। तो लागत की गणना ये जानने के लिए करते हैं कि माल को किस मूल्य पर अपने को बेचना है, ताकि क्या हो सके, अपने को लाभ हो सके। इसलिए उसकी लागत को जानना क्या है, जरूरी है। वस्तु की लागत में वही अपने को लागत देखनी है, प्रत्यक्ष लागत कितनी आ रही है, अप्रत्यक्ष लागत कितनी आ रही है, उसकी सीमांत लागत कितनी है, औसत लागत कितनी है,
और विक्रय वितरण की लागत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि माल बेचेंगे तो उनको भाई अपने को ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस भी तो आएगा, बंदरगाह के थ्रू माल जाएगा अपना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग है। बीमे का खर्चा भी अपने को आएगा, अगर अपन हवाई जहाज से भेज रहे हैं तो उसमें भी परिवहन व्यय लगेगा, और साथ ही जो मीडिएटर होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, उनको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा दलालों को। तो ये सारी लागतों को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि लागत कितनी आ रही है, कैलकुलेटिंग कॉस्ट। इसके बाद चौथा स्टेप होगा प्रोत्साहनों लाभों का पूर्वानुमान। प्रोत्साहन लागत किसको बोलते हैं, एस्टिमेटिंग करना है अपने को, गेन्स ऑफ इंसेंटिव्स है ना, इंसेंटिव्स का अपने को क्या करना है, एस्टिमेशन करना है, पूर्वानुमान लगाना है। जैसे क्या होता है कि बहुत से देश में जो सरकार जो होते हैं अपने निर्यातक को क्या करते हैं, सहायता देते हैं सब्सिडी प्रदान करके, है ना, या तो उनको क्या करते हैं, निर्यात शुल्क में कमी कर देते हैं उनकी, ताकि क्या हो जाए, लागत कम हो जाए और अपने को क्या हो जाए, जो फॉरेन मॉनिटरी अपने को रिसीव हो जाए, विदेशी मुद्रा अपने को प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कई सरकार जो है प्रोत्साहन देती है। जैसे भारत सरकार ही ने क्या किया था अभी बीच में, जो है जो वस्त्र है उसको 10 रुपए में, लगभग 10 रुपए के आसपास उनको क्या कर दी गई थी, सब्सिडी दे दी गई थी, ताकि निर्यात क्या हो जाए, जो भारत के व्यापारी है वो अपना जो है माल को क्या कर सके, निर्यात कर सके। इस प्रकार से जो है भारत ने जो है अपने जो निर्यातक है उनको क्या करी थी, छूट दी थी, ताकि विदेशों में अपना माल वो है क्या है, कम मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अपना माल बेच सके। तो इस प्रकार से अपने को ये भी एस्टिमेट करना पड़ेगा कि अपने को गवर्नमेंट क्या अपने को सब्सिडी दे रही है, क्या छूट दे रही है, अपने को कितना लाभ मिलेगा, कितना इंसेंटिव्स मिलेगा, ये इनको भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा पांचवा, प्रतियोगियों की लागत मूल्यों की रणनीति का विश्लेषण करना। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है उनका अगर अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो अपन कंपटीशन में क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो प्रतियोगियों की लागतों का, मूल्यों का विश्लेषण करना, उनकी रणनीति का विश्लेषण करना, विपणन, रणनीति का। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे स्टूडेंट, ताकि पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, एक एक पॉइंट को मैं समझाते जा रही हूँ। प्रतियोगियों की लागतों मूल्यों का विपणन रणनीति का विश्लेषण करना। तो अपने जो उत्पाद है, अपने जो प्रोडक्ट है, उनके मूल्यों का निर्धारण करने से पहले उन निर्यातक को क्या करना पड़ेगा, जो प्रतियोगी है, उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, उनकी लागत क्या है, उनके मूल्य निर्धारण करने की पद्धति क्या है, वो कैसी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ना, उसको भी, उनका जो उत्पाद है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी दोनों में क्या अंतर है, और यदि हमारा उत्पाद जो है प्रतियोगी के उत्पाद जैसा ही है तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे थोड़ा कम मूल्य रखना चाहिए, ताकि हमारा जो है माल क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा बिक सके और अपन बाजार में क्या हो जाए, खड़े रह सके, मजबूती से सामना कर सके। और एक निर्यातक को जो अपने प्रतियोगियों की लागत की जो मजबूरी है, कमजोरी है, उसको भी बारीकी से क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अपन अपना चीजों को तो देख रहे हैं, साथ में कॉम्पिटिटर का भी क्या है, ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अपने को उनका टारगेट जो है वो भी अचीव करना पड़ेगा। लक्षित मूल्य निर्धारण, जिसको बोलेंगे लक्षित मूल्य, ये अपना स्टेप है। इसी स्टेप के आधार पर आगे बढ़ते हुए आसानी से मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। लक्षित मूल्य का निर्धारण व आकलन करना, आकलन कर। लक्षित मूल्य मतलब हो गया डिटरमाइनिंग टारगेट प्राइस, डिटरमाइनिंग
टारगेट प्राइस मतलब जो जितनी भी लागत आ रही है तो सरकार जो अपने को प्रोत्साहन दे रही है उसके आधार पर मूल्य निर्धारण करते हुए अच्छा मॉडल बना के, जैसे मूल्य जो है जिस वस्तु पर अपनी क्या हो जानी चाहिए, बिक जानी चाहिए, वैसे उसी मूल्य को क्या बोलेंगे अपना टारगेट प्राइस। लक्षित प्राइस मतलब टारगेट प्राइस। अब ये पता लग जाएगा कि अपना जो मूल्य है वो कितने मूल्य पर निर्यात हो सकता है, नहीं हो सकता। इस प्रकार से क्या फर्म जो है विदेश में जो प्रचलित मूल्य है उस पर निर्यात कर सकती है या नहीं, या फर्म को प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पर बेचना चाहिए माल। तो ये सारी चीजों का क्या करना है, अपने को आकलन करना है। इस रकम में से हम सरकार को जो प्रोत्साहन जो अपने को दे रही है उस राशि को भी कीमत को जोड़ करके अपन अपना लाभ निकाल सकते हैं। तो ये सारे स्टेप जो है मूल्य निर्धारण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है, ताकि अपन अच्छे से प्रतिस्पर्धा में टिक सके, ज्यादा से ज्यादा माल निर्यात कर सके। पहला है मूल्य निर्धारण के उद्देश्य को परिभाषित करना। किसी भी चीज में उद्देश्य को निर्धारित करना क्या होता है, जरूरी होता है। फिर सेकंड है बाजार की विशेषताओं का विश्लेषण करना। तीसरा है लागतों की गणना करना। प्रोत्साहन लाभों का भी पूर्वानुमान लगाना। प्रतियोगियों की लागतों मूल्यों का विपणन रणनीति विश्लेषण देखना। फिर अपने लक्षित मूल्य का क्या करना, निर्धारण करना और आकलन करना। तो ये सारे स्टेप के आधार पर जो है मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। अब देखिए डंपिंग वर्ड आएगा, ये जो मूल्य निर्धारण किया जाता है उसमें डंपिंग क्या होता है। डंपिंग मतलब होता है खाना, खा जाना, निगल जाना। सॉरी, डंपिंग मतलब होता है निगलना। तो आपको इस वर्ड का मीनिंग मालूम रहना चाहिए। डंपिंग मतलब होता है निगलना। मतलब कैसे ये वर्ड जो होता है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में ही यूज होता है। इसका मतलब ये होता है कि लागत से कम मूल्य पर विदेशों में क्या करना, माल बेचना। जितनी मूल्य आ रही है उससे क्या करना, लागत से कम मूल्य पर क्या करना, माल बेचना ही क्या कहलाता है, डंपिंग कहलाता है। एक आता है इसी मूल्य निर्धारण में ट्रांसफर मूल्य निर्धारण, हस्तांतरण मूल्य बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। हस्तांतरण मूल्य मतलब ये होता है कि जो कंपनी है मूल्य निर्धारण करने के लिए जो है निर्यातक जो कारखाने हैं, है ना, उससे दूसरे देश में स्थित किसी भी इकाइयों को क्या करता है, हस्तांतरण करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे लुधियाना है, वो क्या करते हैं, खेल के सामान जो है वो खेल के सामान का निर्यात जो है अपने लुधियाना स्थित कारखाने में और लंदन में स्थित अपनी एक शाखा को एक निश्चित मूल्य पर क्या कर रहा है, हस्तांतरण कर रहा है। तो उसको क्या करेंगे, हस्तांतरण मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर उसको क्या कर रहा है, हस्तांतरण कर रहा है। इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत जो होता है मूल्य का निर्धारण किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये आज का मेरा लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आई होप ये आपको मूल्य निर्धारण की सारी चीजें समझ आ गई होगी। मैं आज का ये जो अपना जो यूनिट 3 था उसका ये सेकंड पार्ट था मूल्य निर्धारण। फर्स्ट पार्ट में मैंने मूल्य निर्धारण के महत्व और उसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसके उद्देश्य क्या है वो बताया था, और ये सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसके स्टेप बताए हैं और इसका मूल्य निर्धारण का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। और अगला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थर्ड यूनिट के जो बचे हुए पार्ट है वो बताऊंगी। तो मेरे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।